अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। पिछले कुछ लेक्चर में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फ्री एनर्जी के हवाले से कुछ मटेरियल आपके साथ शेयर की है। आज उसी मटेरियल की कंटिन्यूएशन हम करेंगे और देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है और इसके हवाले से फ्री एनर्जी का क्या कंसेप्ट है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जी यूँ ही आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एंट्रोपी का जिक्र आता है। एंट्रोपी बेसिकली सिस्टम की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिग्री ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एंट्रोपी की बात करते हैं तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल की अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब जिस सिस्टम के अंदर इन पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर होती है या वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होती है तो हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है, या यूँ इन अदर वर्ड आप कह सकेंगे कि इसकी जितनी ऑर्डर ज़्यादा होगी उतनी एंट्रोपी कम होगी। ज्यों ज्यों मतलब ये ऑर्डर डिस्टर्ब होती जाएगी या इसमें डिसऑर्डर आती जाएगी तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ गई। तो बेसिकली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें ये बताती है कि जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होती है या आपके पास जो एंट्रोपी होती है वो यूनिवर्स की इंक्रीज़ होती है इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। In other words, you can define the second law of thermodynamics that the entropy of universe increase in spontaneous processes. अब नेचर में आपके पास दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। आपके पास स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें आप को किसी सिस्टम में काम करने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मैंने एवेपोरेशन की एग्ज़ाम्पल आपको दी थी कि जब वाटर एवेपोरेट होता है तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी या एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। जब तक वो एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता, जिस तरह आप पानी को बॉयल करते तो बॉयल करने के लिए हीट दरकार होती है और जब हीट देंगे तो तभी आपका सिस्टम बॉयल होगा। तो ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। अब हम फ्री एनर्जी की तरफ आते हैं कि फ्री एनर्जी क्या है। इसको सिंपली हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली ये वो एनर्जी होती है जो कि अवेलेबल होती है किसी काम करने के लिए। एक सिंपल इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है जो कि फ्री एनर्जी के हवाले से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। अब डेल्टा जी आपको चेंज इन फ्री एनर्जी बताती है। जो डेल्टा एच है वो आपको एंथैल्पी बताती है, टी टेम्परेचर है और डेल्टा एफ आपको एंट्रोपी के हवाले से बताता है। लेकिन इस इक्वेशन को समझने से पहले हम कुछ मज़ीद एंट्रोपी के हवाले से पढ़ते हैं ताकि फ्री एनर्जी के हवाले से जो इक्वेशन है वो हमारे जहन में आसानी के साथ उतर जाए। यहाँ पे ये जो आपको शो किया गया है कि जब आपके पास सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है तो इसमें पार्टिकल सोडियम और क्लोराइड आयन एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं और इसका जो क्रिस्टल लेटस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जो ही आप इसे पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि इसके आयन स्प्रेड हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, दूसरे से फासले पर चले जाते हैं और जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो जाती है और ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई है तो हम कहेंगे कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको पानी की 3 डिफरेंट स्टेट शो की गई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो जो आप गैस की तरफ जाएंगे फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस तो एंट्रोपी बढ़ती है और जो जो एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या होगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और यूँ आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो होगा। फिर हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ आते हैं
इसमें फ्री एनर्जी के हवाले से हमने बताया था। बेसिकली जब फ्री एनर्जी का जिक्र आता है तो फ्री एनर्जी के हवाले से हम ये देखते हैं क्या है कि सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का। तो जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब आपने ये देखा कि जब आप सोडियम डिज़ोल्व करते हैं या सोडियम क्लोराइड आप डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि हीट रिलीज़ होती है और डिसोल्यूशन का प्रोसेस अमल में आता है। तो इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है या ये जो हीट रिलीज़ हुई है ये सोडियम ही की डिसोल्यूशन की वजह से रिलीज़ हुई। अब ये सोडियम क्रिस्टल के अंदर वो फ्री एनर्जी प्रेजेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर जैसे ही पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वो रिलीज़ होती है और हीट की सिचुएशन हमें महसूस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फ्री एनर्जी है और फ्री एनर्जी की वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या वो रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब जो जब अब ऐसे सिस्टम में डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है क्योंकि आपके पास ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये आपके पास नेगेटिव होती है। इसी तरह टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा और एंट्रोपी भी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। तो एज ए होल जो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो जब आपके पास किसी सिस्टम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और एक्सोथर्मिक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिखाई गई है डेल्टा जी के हवाले से जिसमें 3 डिफरेंट कंडीशन आपको बताई गई है कि कैसे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। जब आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव होता है जी जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और डेल्टा एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये भी आपके पास क्या होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव होगी और यूँ ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे अगेन आपको 4 डिफरेंट कंडीशन बताई गई है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहले कंडीशन ये है कि अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एफ आपके पास पॉजिटिव हो तो क्या होगा कि आपके पास जो अमल होगा वो स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी या लेस देन 0 होगी। ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा। इसकी एग्जांपल आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है उसमें नज़र आता है। फिर जब आपके पास सेकंड स्टेट में आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या होगा कि आपके पास अगेन अमल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फिर आपके पास अगर दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एफ नेगेटिव हो तो प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच की वैल्यू ये लो टेम्परेचर के ऊपर आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जबकि हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर आप देंगे तो रिएक्शन क्या होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब इसी तरह जब आपके पास दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एफ की वैल्यू प्लस हो तो उस केस में चाहे आपके पास टेम्परेचर लो हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब इस एग्जांपल से ये हमें मालूम हो रहा है कि जब डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास माइनस या लेस देन 0 होगी तो प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जब आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोसेस आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस ही, यहाँ पे आप स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो तब जाके आप कह सकते हैं कि ये आपके पास नॉन या इक्विलिब्रियम प्रोसेस है।
तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल दी थी रोलिंग बॉल के हवाले से, डिफ्यूजन के हवाले से और एक चेरी बम के ब्लास्ट के हवाले से। तो पहले केस में हमने ये कहा था कि यूँ ही मतलब सिस्टम से बॉल या किसी स्लाइड से बॉल डाउन मूवमेंट करेगा तो इसकी फ्री एनर्जी रिलीज़ होगी और ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस है। ये जो चेरी ब्लास्ट बम की ब्लास्ट है ये भी लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस है। ये जब आप टेम्परेचर देते पहले उनका थर्मिक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जो ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक की एग्जांपल रिप्रेजेंट करती है। और फिर एंड में हमने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से कुछ एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक रेस्पायरेशन का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस और एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन के हवाले से कुछ आपको बताया गया था। अब रिस्पायरेशन में क्या होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्डर फॉर्म में होता है और इसकी डिकम्पोजिशन होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और इस एनर्जी रिलीज़ होने के नतीजे में फिर ऑर्गेनिज्म को लाइफ मिलती है। अब जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हीट रिलीज़ करते हैं तो ये किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और यूँ हम कह सकते हैं कि ऑर्डर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था डिसऑर्डर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। हीट रिलीज़ हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी और ये आपके पास क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव और लेस देन 1 होगी। तो रेस्पायरेशन का अमल जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास -1 होगी और ये आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है और जो ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि दो जो डिसऑर्डर मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ऑर्डर्ड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और यू आपके पास ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और इसके जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और ये प्रोसेस आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एटीपी ट्रांसफॉर्म होता है इनटू एडीपी। तो इस एग्जांपल में क्या होता है कि हीट अगेन रिलीज़ होती है, जो एटीपी होता है ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल होता है, जब इससे एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं तो वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हीट रिलीज़ होती है और हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आपको यूरिया के हवाले से एक एग्जांपल दी गई है जिसकी हाइड्रेशन हो रही है या हाइड्रोलिसिस का अमल हो रहा है, जिसके नीचे में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनते हैं। अब इसके लिए ये पूछा गया है कि इसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है ये कैलकुलेट कर ले और डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करने के नतीजे में आपके पास 13 किलो जूल वैल्यू आ रही है। जब 13 आ रही है तो इसका मतलब ये कि डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास अमल हो रहा है, ये जो रिएक्शन आपके पास हो रहा है, ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस है।